नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए जो है क्लास 12th के हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक सीरीज़ हम पढ़ रहे थे यहाँ पर और पहला चैप्टर हमारा पढ़ रहे थे यहाँ पर हम विलियन नाम का चैप्टर यहाँ पे पढ़ रहे थे और उस विलियन वाले चैप्टर में कल की डेट में हमने कुछ बेसिक सी बातें पढ़ी थी जैसे विलियन के बेसिक्स क्या हैं, ठीक है, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है और सांद्रता की विधियाँ कौन-कौन सी होती हैं जैसे जो है W/W परसेंटेज क्या होता है, V/V परसेंटेज क्या होता है, W/V क्या होता है, मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होती है और उसके बाद मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ये सारी की सारी बातों को हमने पढ़ा था और उसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारा जो टॉपिक आज की डेट में उसी में स्टार्ट हो रहा है, टॉपिक नंबर 1.3 और टॉपिक का नाम है विलेयता। टॉपिक का नाम क्या है? विलेयता के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट को यहाँ पर आसान है और ध्यान से पढ़ना है। देखो विलेयता होती क्या है? देखो किसी अवयव की विलेयता क्या होती है? एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा क्या होती है? विलेयता होती है। जैसे मान लो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास पानी है, ठीक है ना, हमारे पास वाटर है और वो हमारे पास मान लेते हैं 100 ml है। सपोज ये लेट कर लेते हैं कि इस 100 ml वाटर में एक गिवन टेम्परेचर पर मान लेते हैं 10 ग्राम चीनी घुल सकती है। तो ये जो 10 ग्राम चीनी है वो उस 100 ml पानी की विलेयता है। कहने का मतलब इन्होंने यहाँ पर एक बात ये की है कि विलायक की जो क्वांटिटी है वो निश्चित कर देते हैं। विलायक की क्वांटिटी क्या कर दिया हमने? निश्चित कर दिया और उस विलायक में कोई भी विलेय कितनी ज्यादा क्वांटिटी में डिसॉल्व हो सकता है, वो जो जितनी ज्यादा क्वांटिटी में डिसॉल्व हो सकता है वो उसकी विलेयता कहलाती है, वो यानी कि वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अच्छा, विलेयता क्या होती है? विलेयता विलेय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। विलेय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करेगी, साथ में कितना टेम्परेचर ले रहे हैं हम और कितना प्रेशर है, इन सारी चीजों पर सॉल्युबिलिटी आपकी डिपेंड करती है। समझ में आ रही बात ना? तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर सॉल्युबिलिटी जो है हमारी। देखो सॉल्युबिलिटी जो है वो दो टाइप की हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्या? कोई भी सॉलिड गैस लिक्विड में घुल रहा है, कोई भी सॉलिड लिक्विड में घुल रहा है या फिर कोई भी गैस लिक्विड में घुल रही है। जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे दो टाइप की सॉल्युबिलिटी हम पढ़ने वाले हैं। कितने टाइप की? दो टाइप की सॉल्युबिलिटी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पहला कौन सा है? कोई भी सॉलिड लिक्विड में घुल रहा है या कोई भी गैस हमारे लिक्विड में घुल रही है, दो टाइप की है। तो पहली देखो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ठोस की द्रव में विलेयता, यानी कि कोई भी सॉलिड आपका लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है तो वो कंडीशन क्या होती हैं, कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, क्या क्या पैटर्न होता है, वो सारी की सारी बातें यहाँ पे देखेंगे। देखो यहाँ पर सीधी सी बात देखो लिखी गई। देखो ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं जबकि अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा सॉल्यूट अगर हमारा जो विलेय मतलब कि जो हमारा विलेय है, अगर जो हमारा विलेय है वो अगर ध्रुवीय है, वो अगर क्या है? ध्रुवीय है, तो इसका मतलब जो हमारा विलायक होना चाहिए वो भी ध्रुवीय ही होना चाहिए, यानी कि वो भी पोलर ही होना चाहिए, ठीक है। यानी कि विलेय और विलायक अगर दोनों सेम एक्सटेंट में है तो अच्छे से घुलेंगे। अगर एक पोलर हो गया और एक नॉन पोलर हो गया तो डिसॉल्व नहीं होंगे। ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है। जब सामान्यतः क्या बोला गया है? एक विलेय विलायक में घुल जाता है यदि दोनों के इंटरमॉलिक्यूलर जो इंटरेक्शन है वो समान है। तो यानी कि दोनों की अंतराण्विक क्रियाएं अगर समान है, इसका मतलब दोनों आपस में घुल जाएंगे। तो देखो यहाँ पे बोला गया है समान समान को घुलता है, यानी कि लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि अगर दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम टाइप के हैं तो दोनों आपस में क्या होंगे? डिसॉल्व होंगे। समझ में आ रही बात है? अब देखो यहाँ पर एक टर्म आता है, टर्म को बोलते हैं घुलना किसे कहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन। इनके घुलना क्या होता है? तो आप देखिएगा, जब कोई भी लिक्विड हमारे पास है, कोई भी लिक्विड है, उसमें सॉलिड को डाला जाता है, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड की बात कर रहे हैं। किसी भी लिक्विड में अगर हम सॉलिड को डाल रहे हैं तो सॉलिड लिक्विड में धीरे धीरे घुलने लगता है। सॉलिड क्या होता है? लिक्विड में धीरे धीरे गायब होने लगता है ना, और इसी गायब होने के पैटर्न को बोलते हैं डिसोल्यूशन, यानी कि विलीनीकरण। समझ में? इसी को बोलते हैं घुलना। यानी कि जब सॉलिड किसी भी लिक्विड में डाला जाता है तो वो घुलने लगता है, इसे बोलते हैं क्या? विलीनीकरण बोलते हैं, ठीक है। और जब विलीनीकरण की प्रक्रिया होगी तो उसमें विलेय की जो सांद्रता होगी वो बढ़ने लगेगी। जैसे मान लो कि पानी में चीनी को घोल रहे हैं, तो जब चीनी हमने डाली तो डालने से पहले उस पानी में चीनी की कोई भी कंसंट्रेशन नहीं थी, लेकिन जैसे धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे समय बीतता जाएगा तो इस पानी में चीनी की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी? बढ़ने लगेगी। तो यही बोला गया है कि विलेय की सांद्रता जो है धीरे धीरे क्या होती है? बढ़ने लगती है। समझ में आ रही बात ना? तो ये एक पॉइंट यहाँ पर आपको ये पता चला।
विलयन में से कुछ विलेय के कण ठोस विलेय के कणों के साथ संगठन कर विलयन से अलग हो जाते हैं, जिसे क्रिस्टलीकरण कहते हैं। मतलब क्रिस्टलाइजेशन की बात की जा रही है यहाँ पर, यानी कि जो हमारे को कुछ विलेय के जो कण हैं वो मतलब कोलाइड हो जाते हैं, आपस में दूसरे पे कोलाइड कर जाते हैं और विलयन से अलग हो जाते हैं, जिससे हमारे क्या बन जाते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है, और ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस तब होता है जब दोनों की जो है दोनों प्रक्रियाओं की गति समान होती है, यानी कि कहने का मतलब विलेय और विलायक के जो मिलना है, और विलयन मतलब जितना विलेय विलायक में मिल रहा है, विलयन बना रहा है, उतना ही विलयन विलेय और विलायक में ब्रेक हो रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। तो ये कहानी मतलब साम्य अवस्था की स्थिति में होगा। ठीक है, अब देखो जब अगली कहानी बोली गई है, जब गैस को द्रवीय विलायकों में घोला, यानी कि जब कोई भी गैस जो होती है जब उसमें डिसॉल्व करते हैं कोई भी लिक्विड, जब गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो भी ये प्रोसीजर होती है। तो बोला गया है कि वह विलयन मतलब इस प्रकार का विलयन जिसमें किसी दिए गए ताप और दाब पर और अधिक विलयन नहीं घोला जा सकता है, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड का मतलब होता है, संतृप्त का मतलब होता है कि निश्चित ताप पर विलेय और अब उसमें नहीं घोला जा सकता है और डिजोल्व नहीं हो सकता है, उसको बोलते हैं संतृप्त। समझ में आ रही बात ना। जब बोला गया है जब किसी ताप पर और अधिक डिजोल्व विलेय किया जा सकता है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। समझ में आ रही बात ना। तो संतृप्त दो प्रकार के विलयन यहाँ पे बन रहे हैं, एक आपका सैचुरेटेड बन रहा है और एक आपका अनसैचुरेटेड बन रहा है। सैचुरेटेड का मतलब हो गया कि जब हमारे पास कोई एक गिवन टेम्परेचर है, उसमें गिवन टेम्परेचर पर और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड का मतलब जब और ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। समझ में आ रही बात ना। अब देखो, अब एक बात करते हैं यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड का। जब किसी भी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो उसमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि जब सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जरा ध्यान से समझिएगा कि देखो यहाँ पर एक ला चैटलीज प्रिंसिपल है, यानी कि जिसको ला सातल्य नियम बोलते हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर विलयन बनाने में अगर अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, अभिक्रिया क्या है, ऊष्मा शोषी है, यानी कि डेल्टा एच जो है वो 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये हो गया कि वहां पर विलेयता बढ़नी चाहिए। विलेयता क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। यानी कि जब दोनों चीजें आपस में घुल रहे हैं, विलेय और विलायक आपस में घुल रहे हैं और उसमें अभिक्रिया ऊष्मा शोषी प्रकार की हो रही है। ठीक है, अब क्या कैसे हो रही है, ऊष्मा शोषी यानी एंडोथर्मिक प्रकार की हो रही है, तो उसमें विलेयता बढ़ती है। और यदि यही ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक प्रकार की रिएक्शन होगी, यानी कि डेल्टा एच 0 से कम होगा, तो विलेयता यहाँ पर क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने एक बात ये देखी कि अगर अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, अगर अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता भी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो विलेयता होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। ये बात आपने ध्यान से यहाँ पे समझी है। 2 पॉइंट यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं, कई बार ऐसी कहानी आती है, तो ये आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, चलो अगली कंडीशन देखो, यहाँ पे बोलते हैं कि जब ऐसी कंडीशन आती है, यानी कि जब हम कोई भी सॉलिड डिसॉल्व करते हैं किसी भी लिक्विड में, तो और अगर उसमें प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो समझिए, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि जब किसी भी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि ठोस और द्रव दोनों लगभग जो है इनकम्प्रेसिबल होते हैं, दोनों को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, दोनों को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, जनरली कंप्रेस नहीं हो सकते। अगर कंप्रेस नहीं होंगे तो वो प्रेशर से सामान्यतः क्या होंगे, अप्रभावित रहते हैं। बात मेरी समझ में आ रही ना। अब अगली कहानी हमारे पास आती है, देखो तो इतनी बात सभी को क्लियर हो गई, बेसिक सी बातें हमने कुछ यहाँ पर पढ़ी है अभी, क्या कि कोई भी अभी हमने पढ़ा है, कोई भी सॉलिड अगर हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो पूरी कहानी क्या होती है, वो बात हमने यहाँ पर देखी है। तो देखो ये जो एनसीईआरटी में जो यहाँ पर कंटेंट हम हाईलाइट कर रहे हैं, आप इन्हीं शब्दों पे जरा सा गौर करेंगे। देखो अगर आपको लग रहा है कि हम बहुत स्लो यहाँ पर बोल रहे हैं तो आप वीडियो के स्पीड को थोड़ा बढ़ाइए, 1x कर लीजिए, सॉरी 1.5x कर लीजिए या 2x कर लीजिए, और आप अपना कंटेंट को तेजी से देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है चीजें बहुत
तेजी के साथ चल रही हैं तो आप थोड़ा सा एक बार स्लो मोड में करके या दोबारा से वीडियो को देख रहे पॉज कर करके देखिएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो अगली कहानी हमारे पास एक सिंपल सी आती है। कोई भी गैस को अगर हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, यार ध्यान से समझिएगा, किसी भी गैस को हमने डिसॉल्व किया किसी भी लिक्विड में तो उस केस में हमारे पास क्या कहानी होती है वो आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, और यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ निकल के आएगा, ठीक है ना, तो उस लॉ के बारे में अभी धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, गैस की द्रव्य विलेयता में आपने देखिए यहाँ पर देखो, और यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि ऑक्सीजन जो है वो जल में बहुत कम घुलती है। देखो ऑक्सीजन भी गैस है और जल हमारा लिक्विड है। देखो ऑक्सीजन हमारा गैस है और जल हमारा लिक्विड है, यानी कि किसी भी गैस को लिक्विड में घोल रहे हैं तो जैसे ऑक्सीजन को अगर वाटर में घोल रहे हैं तो बहुत कम डिसॉल्व होगी, क्या होगी, बहुत कम डिसॉल्व होगी। लेकिन अगर उसी के टाइम पर अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ले लेते हैं, कौन सी गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यानी कि HCl गैस, अगर उसको जल में घोलेंगे बहुत ज्यादा घुलती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, घुलती है। इसका मतलब हो गया कि अगर अलग अलग जो गैसें होती हैं वो अलग अलग सॉल्वेंट पर अलग अलग टाइप के इफेक्ट बनाती हैं। समझ में आ रही बात ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर देखो एक बात लिखी है, दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता बढ़ती जाती है। दाब बढ़ाने पर यानी कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्बिलिटी बढ़ती जाएगी। और इसका एग्जाम्पल आपने बहुत ज्यादा देखा होगा कि जो हमारी कोल्ड ड्रिंक आती है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है ना, बहुत हाई प्रेशर पर उसमें गैस भरी रहती है सॉल्बिलिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर एक छोटा सा इन्होंने क्या लिया है, थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट टाइप का इन्होंने किया है। और उस एक्सपेरिमेंट में आप यहाँ पर देखिएगा कि क्या एक्सपेरिमेंट है। देखो इन्होंने क्या लिया है, यहाँ पर एक इन्होंने बीकर लिया है, उस बीकर के ऊपर देखो यहाँ पर इन्होंने लिक्विड भर दिया है और यहाँ पर देखो ऊपर यहाँ पे इन्होंने गैस लगा दी है, ऊपर ही देखो एक पिस्टन लगा दिया है। क्या लगा दिया, पिस्टन। ध्यान से समझिएगा, जो इन्होंने बोला है वही चीजें आपको समझाने की कोशिश करें, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले इन्होंने क्या लिया है, एक यहाँ पे पिस्टन लिया है, मतलब बीकर लिया है, बीकर के ऊपर एक पिस्टन लगा दिया है, उसमें नीचे की तरफ देखो थोड़ा सा लिक्विड यहाँ भर दिया है और बीच में यहाँ पर कोई भी गैस भर दी है। क्या भर दी है, गैस भर दी है। ठीक है, सेम कहानी देखो यहाँ पर भी इन्होंने की है, बट यहाँ पर देखो केवल एक W1 वेट का एक पिस्टन लगा है, यानी कि यहाँ पर बहुत कम मतलब मास रखा है। तो इसका मतलब ये है, अगर इसका मास कम है इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर कम बनेगा, यहाँ पर प्रेशर बहुत कम बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखो तीन टाइप के उसी प्रकार के तीन टाइम यहाँ पे मास कर दिया, यानी कि जो द्रव्यमान कर दिया वो 3 गुना कर दिया। तो जब यह पहले पिस्टन देखो जो यहाँ पे था, अब वो पिस्टन देखो यहाँ पर आ गया, आगे नहीं आ गया, यानी कि इतनी दूरी का डिस्टेंस हो गया। और ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने पहले मास कम रखा था, बाद में मास 3 गुना रख दिया। तो मास कम था तो ये कम प्रेशर लगाएगा, मास ज्यादा होगा तो ज्यादा प्रेशर लगाएगा। समझ में आ रही बात ना। तो ये उन्होंने जनरल से एक्सपेरिमेंट किया। अब एक बात देखो, जब यहाँ पर हमारे पास मास कम था तो ये जो हमारा लिक्विड है, इस लिक्विड में गैस के मॉलिक्यूल देखो बहुत कम है, और यहाँ पर देखो यहाँ पर जो गैस है वो पूरी तरीके से यहाँ पर देखो पूरे में फैली हुई है। लेकिन जब यहाँ पे इन्होंने मास ज्यादा लगाया तो देखो यहाँ पर भी इसमें जो लिक्विड है इसमें भी गैस के मॉलिक्यूल पहले से ज्यादा है, दिख रहे होंगे। और यहाँ पर जो गैस है वो देखो और ज्यादा कंप्रेस हो गई, यानी कि उसके मॉलिक्यूल और पास पास में आ गए। समझ में आ रही बात ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर भाई मास बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब मास नीचे पिस्टन दबाएगा और पिस्टन दबने का मतलब यहाँ प्रेशर बढ़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि जितना ज्यादा प्रेशर यहाँ पर हम लगाएंगे तो उतनी ही ज्यादा गैस किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व होगी। बात समझ में आ रही ना। यानी कि जितना ज्यादा प्रेशर हम यहाँ पे ऊपर से लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, उतनी ही ज्यादा गैस लिक्विड में क्या होगी, डिसॉल्व होगी। बात समझ में आ गई ना। तो यही बात देखो लिखी है, विलेय गैस की सांद्रता विलेन के ऊपर उपस्थित गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। यानी कि जितना भी ज्यादा हम प्रेशर लगाएंगे, सोलिबिलिटी जो होती है, सोलिबिलिटी यानी कि जो विलेयता होती है वो उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। ये बात समझ में आ गई ना। यानी कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा विलेयता उतनी ही ज्यादा होगी। ये जो एक्सपेरिमेंट है जिसमें का और खा नाम के 2 पॉइंट हैं, ये दोनों एक्सपेरिमेंट यही चीज आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर ये जो चीज इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन की है, इस बारे में सबसे पहले मैथमेटिकल कैलकुलेशन देने वाले हमारे यहाँ एक भाई साहब हैं जिनका नाम है हेनरी। यानी कि इस चीज को सबसे पहले जो भी प्रेशर और सॉल्बिलिटी के बीच का जो रिलेशन है उसको सबसे पहले हमारे पास ये पॉइंट जो एक्सप्लेन किया था वो संबंध हेनरी ने दिया था, और इसे बोलते हैं हेनरी का नियम। क्या बोलते हैं, हेनरी का नियम। और हेनरी का नियम ये कहता है, जरा ध्यान से समझेंगे,
एक दो स्टेटमेंट इनके हैं, फिर डाल्टन के भी स्टेटमेंट है, तो उसके बाद इसका पूरा का पूरा ग्राफ आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। और ये हेनरी का लॉ जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझ लेंगे। इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, इसकी थ्योरी पूछी जाती है, इसके डेरिवेशन पूछा जाता है, इसका ये वाला ग्राफ पूछा जाता है, ग्राफ वगैरह सब बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। क्या बोला गया है कि स्थिर ताप पर, जरा ध्यान से समझिए कि यहाँ पे टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। किसी गैस की द्रव में जो विलेयता है अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के जो समानुपाती होता है। कहने का मतलब होता है कि गैस की जो विलेयता है, गैस की यानी कि कोई भी गैस जितना ज्यादा डिसॉल्व होगी वो किसके? विलयन की सतह पर पड़ने वाले दाब के समानुपाती होगी, यानी कि जितना दाब हम लगाएंगे उतना ही ज्यादा कोई भी गैस किसी भी विलयन में डिसॉल्व होगी। बस आपको इतनी बात समझनी है। यहाँ पर इतनी बात क्लियर हो गई ना? अच्छा, ये बात इन्होंने, ये बात किसने की थी? हेनरी ने की थी। ये इनका पहला स्टेटमेंट था। कौन सा था? पहला स्टेटमेंट। और उसी के साथ हेनरी के साथ एक वैज्ञानिक और रहते हैं, मतलब साथ का मतलब उन्हीं के समकालीन रहते हैं, लेकिन वो मतलब स्वतंत्र रूप से अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं। और होते कौन है? डाल्टन, जॉन डाल्टन। वो ये क्या कहते हैं, किसी द्रवीय विलयन में गैस की विलेयता गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करती। इनका भी मानना यह था कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करेगी। कहने का मतलब जितना ज्यादा हम प्रेशर लगाएंगे उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। प्रेशर कम कर दिया, सॉल्युबिलिटी कम हो गई, प्रेशर बढ़ा दिया, सॉल्युबिलिटी बढ़ा दिया। अगर इसी चीज को हम यहाँ पर देखो, एक बात इन्होंने एक बात और कही है कि जो मोल फ्रैक्शन है उसकी सॉल्युबिलिटी को मान ले। ठीक है, ठीक है। जो इन्होंने क्या कहा कि जो मोल फ्रैक्शन है अगर उसको सॉल्युबिलिटी मान ले, तो इन्होंने ये कहा कि किसी विलयन में गैस के मोल फ्रैक्शन जो है यानी मोल प्रभाव जो है विलयन में उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो आंशिक दाब है, आंशिक दाब का मतलब पी होए, वो मोल फ्रैक्शन यानी कि जीटा, जिसको हम एक्स के नाम से पढ़ेंगे, यानी कि मोल फ्रैक्शन यानी कि जो एक्स है वो उसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है। क्या कह सकते हैं कि P प्रोपोर्शनल टू जीटा, P प्रोपोर्शनल टू जीटा यानी P प्रोपोर्शनल टू एक्स कह सकते हैं यहाँ पर। यानी कि हमने ये कहा कि अगर आंशिक दाब P है और मोल फ्रैक्शन x है तो हम ये कह सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू x कह सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पर एक वैल्यू है कि KH, तो P बराबर फॉर्मूला निकल के आएगा P बराबर KH इंटू एक्स, P बराबर KH इंटू एक्स, जहां पर KH हमारा क्या है? KH को हम बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। PH क्या बोलते हैं? हेनरी कांस्टेंट। अब जरा ध्यान से इस बात को यहाँ पे समझिएगा, जो एक ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ को एक बार समझ लेते हैं। अब ये P बराबर KH इंटू एक्स को अगर हम y बराबर mx प्लस c से अगर इसको कंपेयर करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, अगर y बराबर mx प्लस c से अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखो, अगर ये हमारा पूरा का पूरा प्रेशर है और ये पूरा का पूरा हमारा अगर मोल फ्रैक्शन है, तो ये जो आपकी सीधी लाइन जा रही है ये हमारा क्या है? ये हमारा हेनरी कांस्टेंट है और यही हमारा स्लोप हो जाता है। यही हमारा क्या हो जाता है? स्लोप हो जाता है। देखो यहाँ लिखा है कि जो है HCl गैस के बारे में उन्होंने बोला रेखा का जो ढाल है वो हेनरी नियतांक को व्यक्त करता है। आपसे पूछ लिया जाए कि कोई भी गैस है अगर उसमें प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ खींचा जाता है, किसका? प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ खींचा जाता है, तो उसका ढाल बताओ क्या होगा, यानी कि उसका जो है स्लोप क्या होगा? तो स्लोप हमारा होगा क्या? हेनरी कांस्टेंट होगा। और वो इसी फॉर्मूले से निकल जाता है। देखो पी हमारा इधर लगा दिया हमने और ये जो एक्स हमारा इधर लगा दिया, तो ये जो हमारा बचा KH बचा, ये हमारा क्या होगा? इधर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान से समझनी है। अच्छा, अब यहाँ पर हम आपको जो आपको ऊपर रूल हमने पढ़ा है P बराबर KH इंटू एक्स, इसके कुछ आपको हम फाइनल रिजल्ट देखो यहाँ पे दे रहे हैं और उन रिजल्ट के बेसिस पर हम आगे भी चीजों को डिस्कस करेंगे। देखो पहली पॉइंट यहाँ पर देखो, KH का मान जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दूसरी बात यहाँ पे क्या है? KH और T यानी कि टेम्परेचर और जो है KH दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। अभी एक ग्राफ है आगे, यानी कि एक टेबल है, इसके माध्यम से भी हम समझेंगे। और सॉल्युबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी कम होगी, टेम्परेचर कम करेंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। और जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। तो ये जो चार ग्राफ है, ये आपको अपने 4 पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा होने चाहिए। क्या होने? 4 पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे इस व्यक्त को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। देखो लिखा है कि समान ताप पर कि विभिन्न गैसों के लिए KH का मान भिन्न भिन्न होता है। अगर हमारे पास टेम्परेचर सेम है और गैसेस अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो KH का मान जो है हमारा डिफरेंट डिफरेंट होता है। और KH का मान गैस के नेचर पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? KH की गैस के नेचर पर डिपेंड करेगा। देखो क्या लिखा है
कि KH का मान जितना अधिक होगा गैस की विलेयता उतनी ही कम होगी। KH का मान जितना अधिक होगा गैस की विलेयता उतनी कम हो, यानी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रही बात ना? तो अब देखो यहाँ पर बोला गया है, अब देखो एक जरा टेबल की तरफ हम यहाँ पे बढ़ते हैं। ये जो यार टेबल को ध्यान से पढ़िएगा, कुछ बातें हमने हाईलाइट की। देखो यहाँ पर पहले हीलियम लिया, फिर हाइड्रोजन लिया, अब उसके बाद देखो दो गैसेस ली यहाँ पर नाइट्रोजन, मतलब दो बार नाइट्रोजन लिया और एक बार हमने टेम्परेचर लिया 293 केल्विन और एक बार हमने टेम्परेचर लिया 303 केल्विन। यानी कि क्या, देखो हमने टेम्परेचर चेंज किया और दोनों के पास दोनों ही टाइम पे हमारे पास गैस कौन सी, नाइट्रोजन। अच्छा, जब ये टेम्परेचर है 293, देखो KH का मान आपका कितना है 76.48। ठीक है, इसको देखो थोड़ा सा जूम कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। देखो जब हमारे पास नाइट्रोजन गैस 293 केल्विन पे थी तो KH का मान इतना था 76.48 था, और जब सेम नाइट्रोजन गैस अगर हमारी 303 केल्विन पर होगी तो KH का मान कितना होगा, 88.84 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि देखो टेम्परेचर बढ़ा है, पहले 293 था तो 303 हुआ, तो देखो KH का मान कितना था, पहले 76 था अब 88 हो गया, यानी KH का मान भी बढ़ा है। यानी कि अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो KH का मान भी बढ़ेगा। ये बात एक्सपेरिमेंटली यहाँ से प्रूव हो रही है। तो यही बात देखो हमने लिखी थी कि अगर टेम्परेचर और जो है KH दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो KH का मान भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH का मान भी बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो KH का मान भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। आपको बस इतनी बात दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब देखो यही चीज एक और एग्जाम्पल से हम यहाँ पे देखते हैं। कौन सा एग्जाम्पल है, देखो अब ये इसमें ऑक्सीजन, हमने ऑक्सीजन पहले हमारे पास अगर 293 केल्विन पे करते हैं तो हमारे पास KH का मान कितना आता है, 34.86 आ जाता है। लेकिन अगर वही ऑक्सीजन गैस अगर 303 केल्विन पे करते हैं तो फिर हमारे पास KH का मान इतना आ जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि 293 पर ये 34 था और 303 पर 46 है, यानी कि आप टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ा रहे हैं तो KH का मान भी यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब आपसे दो बार यहाँ से प्रूव हो गया क्या, कि आप अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा सॉल्बिलिटी उतनी ही कम होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा सॉल्बिलिटी कम, सॉल्बिलिटी ज्यादा टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब KH भी जो होता है सॉल्बिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। KH का मान जितना ज्यादा होगा सॉल्बिलिटी उतनी ही कम। भाई देखो एक सीधी सी बात समझो, KH का मान जितना ज्यादा होगा टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, टेम्परेचर जितना ज्यादा हो KH का मान उतना ही ज्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सॉल्बिलिटी अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि सॉल्बिलिटी बढ़ाने पर टेम्परेचर या टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्बिलिटी क्या होती है, कम होती है। ये आपको ये 4 पॉइंट में पूरी की पूरी बातों का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब एक बात समझो जरा, ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता घटती। देखो आपने यहाँ पर एक बात ये पढ़ी ना, देखो सॉल्बिलिटी टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब अगर सॉल्बिलिटी अगर आपको बढ़ानी है तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। अब आप ये बताओ, जितने भी जल में रहने वाले जीव होते हैं यानी कि जो पानी में जीव रहते हैं उनको सांस लेने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और अगर पानी गर्म होगा, अगर पानी गर्म होगा तो इसका मतलब उसमें जो ऑक्सीजन गैस है वो कम घुलेगी। तो अगर ऑक्सीजन गैस कम घुलेगी तो उनको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन गैस क्या पूरी मात्रा में मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये हो गया कि ठंडे जल में रहना जो है, ठंडे जल में रहना अधिक आरामदायक होता है गर्म जल की तुलना में। क्यों, क्योंकि गर्म जल में ऑक्सीजन गैस कम होगी, ठंडे जल में ऑक्सीजन गैस ज्यादा होगी। ये बात आप यहाँ से प्रूव कर पा रहे हैं। समझ में आ रही बात ना? तो ये बात पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर ये एक इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल दे, ये एग्जाम्पल आप खुद से करेंगे, ये एग्जाम्पल आप खुद से करेंगे, ये हमने भी करके देखो बताया है, आपको खुद से एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। अब जरा यहाँ पर एक बात देखेंगे कि हेनरी के नियम जो हमने बताए हैं, तो हेनरी के नियम के यूजेस क्या क्या है, हेनरी के नियम के कौन कौन से यूज है। तो बेसिकली देखो यहाँ पर 3 यूज है। कितने यूजेस हैं, 3 यूजेस हैं। पहला पॉइंट क्या है, सोडा जल और शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। क्यों, अगर दाब, देखो अभी हमने पढ़ा है कि स्टेटमेंट पढ़ा है कि अगर सोलिबिलिटी बढ़ानी है तो इसका मतलब प्रेशर ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आप ये बताओ, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है उसमें अगर हम प्रेशर ज्यादा ना करें तो क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या ज्यादा मात्रा में घुलेगी, नहीं घुलेगी। इसका मतलब अगर सोलिबिलिटी बढ़ानी है तो प्रेशर भी हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि जितने भी कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक टाइप के पेय होते हैं उन सभी में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पर उनको बंद किया जाता है। ठीक है ना। अगली कहानी देखो, बोलते हैं कि समुद्र में जो गोताखोर होते हैं, समुद्र में गोताखोर जो होते हैं यानी कि जो स्कूबा डाइवर होते हैं वो क्या होते हैं,
जैसे जैसे समुद्र में नीचे की तरफ जाएंगे, समुद्र में नीचे की तरफ जाएंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो जो गैस है, जो गैस भाई आप सांस लोगे ना, तो गैस है वो ब्लड में ज्यादा मात्रा में घुलेगी। समझो जरा, समुद्र के नीचे जाएंगे यानी कि समुद्र में नीचे गहरे समुद्र में जाएंगे तो वहां पर प्रेशर ज्यादा होगी, और अगर प्रेशर ज्यादा होगी तो गैस ज्यादा मात्रा में घुलेगी, गैस ज्यादा मात्रा में घुलेगी। इसका मतलब देखो यहाँ पे बोला कि विलेतर उदीर में क्या होगी, वायुमंडलीय गैस की विलेतर उदीर में क्या होगी, अधिक होगी। यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन गैस या जो भी गैस है वो ऑक्सीजन गैस क्या होगी, ज्यादा मात्रा में घुलेगी। लेकिन जैसे ही हम धीरे धीरे अगर हम पानी से बाहर आना करें, बाहर आएंगे, वैसे ही विलेयता क्या होगी, कम होती जाएगी, और जो गैसें घुली हैं वो धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलनी प्रारंभ होंगी, बाहर निकलनी होंगी ना। क्यों निकलेंगी बाहर, क्योंकि आप जब प्रेशर कम किया ना आपने, जब प्रेशर कम किया तो सॉल्बिलिटी, देखो प्रेशर कम किया तो सॉल्बिलिटी की भी कम हो गई, तो जब सॉल्बिलिटी कम हो गई तो रुधिर से जो नाइट्रोजन के बुलबुले होंगे वो बाहर होने स्टार्ट हो जाएंगे, और इससे एक बहुत ज्यादा अवरोध उत्पन्न होता है और बहुत ज्यादा हाई पेन होता है, जिसे हम बेंड्स कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बेंड्स कहते हैं। और इससे बचने के लिए समुद्री गोताखोर अपने श्वास के लिए क्या मिलाते हैं, हीलियम मिलाकर ऑक्सीजन अपनी वायु को ले जाते हैं। और ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्या, कि इसमें हीलियम होती है 11.7%, नाइट्रोजन होती है 56.2% और ऑक्सीजन होती है 32.1%। इतनी कंडीशन लेकर के वहां पे जाते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, अगली कहानी होती है जब हम, जो लोग बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, बहुत ज्यादा हाई, बहुत ज्यादा ऊंची जगहों पर रहते हैं, तो ऊंची जगहों पर रहेंगे मतलब जब ऊपर रहेंगे तो प्रेशर कम रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम होगा तो मतलब कहने का मतलब होगा कि जो वहां पे जब एटमॉस्फेरिक का प्रेशर कम होगा तो इसका मतलब वहां पर जो गैस की सॉल्बिलिटी होगी वो भी कम हो जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे जो ऊपर रहने वाले हैं, जो ऊपर जाएंगे वो कमजोर हो जाएंगे और अच्छे से सोच भी नहीं पाएंगे, जिसको बोलते हैं एनेक्सिया नाम की बीमारी कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एनेक्सिया भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने आपको बताए हैं। अगले अब देखो यहाँ पर क्या है कि जब कोई भी गैस जो है, कोई भी गैस किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व होती है तो उस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है गैस को जब लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं। तो देखो आपने एक बात ये पढ़ी, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो गैस की द्रव में विलेयता है वो क्या होती है, घटती है। वो विलेयता क्या है, घटती है, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा सोलबिलिटी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। ये घुलनशीलता एक ऊष्मक्षेपी प्रक्रिया है, ताप बढ़ाने पर, उस ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है, घटती है। ये बात पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो सॉल्बिलिटी हमेशा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। तो ये पॉइंट है। अब इसी के बेसिस पर देखो दो न्यूमेरिकल यहाँ पर आपको और दिए हैं, तो ये दोनों न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो ये चीजें आज हमने यहाँ पर देखी है। तो आज हमने क्या देखा है, आज हमने पूरा का पूरा टॉपिक सॉल्बिलिटी के बारे में देखा है। कोई भी गैस कोई भी सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो कौन कौन सी कहानी आती है, कोई भी गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती है तो कौन कौन सी कहानी आती है। जब गैस और लिक्विड के बीच में डिसॉल्व करने की बात आती है तो वहां पर हमारे पास आते हैं हेनरी का लॉ आता है। वहां पे कौन आता है, हेनरी का लॉ, और ये बोलता है पीएच इक्वल टू P=KH इंटू एक्स होता है। समझ में आ रही बात ना। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे, इतने को ही आप रिवाइज करिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अपने दोस्तों तक बाकी शेयर करिएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़े हैं, वहां पे डायरेक्ट मैसेज, वहां पे नीचे की तरफ आप जाएंगे तो सीधे ऑप्शन आता है कि डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन आता है, तो वहां से आप हमारे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम आपको वहां पे जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही। यहाँ तक जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए और अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।